हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम राजस्थान जो यूनिवर्सिटी है जयपुर, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में जो बीए फोर्थ सेमेस्टर का इतिहास का पेपर होने वाला है, तो इतिहास के पेपर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको देखेंगे और उसका महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, छोटे और बड़े, दीर्घ और लघु, लघु और दीर्घ। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलो पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पेपर में छपने वाले प्रश्न है, शैल चित्रकला क्या है? जो शैल चित्रकला होती है वह क्या होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक चट्टानों, मतलब कि जो गुफाएं होती है, गुफाओं की दीवारों पर बनाए गए प्राचीन चित्रों को शैल चित्रकला कहा जाता है। शैल यानी पत्थर होते हैं, जो शैल होते हैं उसे पत्थर पत्थर कहते हैं शैल को। तो चित्रकला मतलब कि पत्थर पर चित्रकला, इसमें मानव, पशु पक्षी, शिकार, नृत्य और दैनिक जीवन की दृश्य मिलते हैं। भीम बेटका शैल चित्रों का प्रमुख केंद्र है। मतलब कि प्राचीन समय में मानव को चित्र बनाने के लिए कोई पत्ता या पेन तो मिलता नहीं था, तो वह पत्थरों पर चित्र बना लेते थे। इस प्रकार वह शैल चित्रकला कहलाई। तो आपको याद रखना है, पशु पक्षी मानव के चित्र बनाए जाते थे शैल चित्रकला पर। यह प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 2, किस प्रकार बनाए जाते हैं देख सकते हो आप, किस प्रकार शैल चित्र चित्र बनाए जा रहे हैं। हिरन जा रहा है, उसका शिकार के चित्र बनाए गए, जो मनुष्य देखेगा वही चित्र बनाएगा ना। तो शैल चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो उत्तर है प्राकृतिक गुफाओं और चट्टानों पर चित्रांकन मिले, क्योंकि आदिवासी जो पुराने समय में आदिवासी लोग रहते थे, जो जो जंगलों में रहते थे, तो वो गुफाओं पर चित्र बनाएंगे, चट्टानों पर ही बनाएंगे। लाल, गेरुआ, सफ़ेद आदि प्राकृतिक रंगों का प्रयोग, जो लाल गेरुआ, जो गेरू होता है, लाल रंग का पत्थर होता है, उससे चित्र बनाते थे। पशु पक्षी और शिकार के दृश्य है, जो आप शिकार के दृश्य देख सकते हो। किस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है, किस प्रकार की विशेषताएं थी? तो पशु पक्षी और शिकार के दृश्य मिलते हैं। मानव की सामूहिक गतिविधियों का चित्र मिलता है, मतलब कि मानव किस प्रकार अपनी गतिविधियां कर रहा है, किस प्रकार मतलब अपनी रहन सहन को उजागर कर रहा है, इस प्रकार के चित्र में देखने को मिलते हैं। सरल एवं गतिशील रेखाओं का प्रयोग किया गया है, मतलब कि सरल रेखाओं का प्रयोग किया गया है चित्र बनाने में। इस प्रकार मनुष्य का चित्र भी इस प्रकार मिला है सरल रेखाओं में। तो आप देख सकते हो सरल रेखाएं किस प्रकार है। प्रश्न नंबर 3, शैल चित्रकला के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? तो शैल चित्रकला है वह कहाँ कहाँ बनी हुई है? तो आपको चित्र सहित बताता हूँ, जैसे कि भीमबेटका की गुफा में है, मिर्जापुर में है, पंचमढ़ी है, मध्य भारत के अन्य शैलाश्रय है। तो भीमबेटका की गुफा, मिर्जापुर की गुफा, पंचमढ़ी तथा मध्य भारत के अनेक शैलाश्रय इसके प्रमुख केंद्र है। इसमें भीमबेटका सबसे प्रसिद्ध है। जो भीमबेटका की गुफा है, इसमें सबसे ज़्यादा अच्छे चित्र बने हैं, बने हुए मिले हैं, अभी भी बने हुए हैं। तो आपको याद रखना है, भीमबेटका की गुफा सबसे प्रसिद्ध गुफा है चित्रशैली में। प्रश्न नंबर 4, अजंता चित्रकला चित्रकला क्या है? तो अजंता चित्रकला क्या है? तो महाराष्ट्र की अजंता गुफा, महाराष्ट्र में एक गुफा बनी हुई है, गुफा जहाँ पर इस प्रकार की गुफा बनी हुई है, जहाँ पर अजंता चित्रकला बनी है, तो उस चित्र का नाम है अजंता चित्रकला। चित्रकला कहा जाता है। इसमें मुख्यतः बौद्ध धर्म, जातक कथाओं, बुद्ध के जीवन, जो भगवान बुद्ध जी थे उनके जीवन तथा तत्कालीन सामाजिक जीवन का चित्रण मिलता है। जो समाज में कुर्तियाँ थी उसके बारे में चित्रण मिलता है। अजंता की चित्रकला भारतीय भित्ति चित्रकला की महान उपलब्धि मानी जाती है। जो अजंता की गुफा की चित्रकला है वह महान मानी जाती है, क्योंकि इससे कई प्रकार के इतिहास के बारे में पता चला है इतिहासकारों को। प्रश्न नंबर 5, अजंता की चित्रकला की मुख्य विषय वस्तु क्या है? तो अजंता चित्रकला है उसकी मुख्य विषय वस्तु क्या है? तो हमें जानकारी मिलती है, हमने ऊपर पढ़ा है। तो मुख्य विषय है जातक कथाएं। जो जातक कथाएं है वह मिली है, बुद्ध के जीवन की घटनाएं मिली है, मतलब कि बुद्ध का जीवन किस प्रकार का था। बौद्ध धार्मिक प्रसंग, बौद्ध के धार्मिक प्रसंग, जो धर्म के बारे में जो उजागर किए थे उसके बारे में जानकारी मिली है। राज दरबार के बारे में जानकारी मिली है, राज दरबार किस प्रकार लगता है आपको देख सकते हो। स्त्री पुरुषों का जीवन किस प्रकार का था, उस समय के स्त्री और पुरुषों का जीवन किस प्रकार का था उसके बारे में भी जानकारी मिली है अजंता की चित्रकलाओं में। पशु पक्षी एवं प्रकृति के बारे में, किस प्रकार के पशु पक्षी उस समय थे और क्या क्रीड़ा करते थे, किस प्रकार के मतलब कि जो अपनी दैनिक दिनचर्या को चलाते थे, इस प्रकार का वर्णन मिले। अजंता की गुफाएं देख सकते हो आप, चित्र में देख सकते हो अजंता की गुफाएं। तो भारतीय कला एवं संस्कृति के बारे में हमने पढ़ रहे हैं। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? ये बीए फोर्थ सेमेस्टर हिस्ट्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उत्तर है अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है, जो वाघोरा नदी के घाटी में स्थित है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि अजंता की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित है? तो वाघोरा नदी के घाटी में स्थित है। यहाँ लगभग 29 गुफाएं बनी हुई है, इस प्रकार की 29 गुफाएं बनी हुई है। तो इन गुफाओं में चित्रशैली मिली है। प्रश्न नंबर 2, मुगल चित्रकला से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर है
मुगल सम्राटों के संरक्षण में विकसित चित्रकला की शैली को मुगल चित्रकला कहा जाता है। जब मुगलों का राज्य आया तो उस समय मुगलों के चित्र बनाए गए। मुगल किस प्रकार के चित्र बना सकते हैं आपको देखने में देख सकते हो। तो मुगल सम्राटों के संरक्षण मतलब कि मुगल साम्राज्य जब आया तो उसने चित्र बनाए तो उसे मुगल चित्रकला कहा गया है। बस सीधी सी बात है। इसमें भारतीय परंपरा के साथ फारसी प्रभाव का सुंदर समन्वय दिखा मिलता है। मतलब कि मनुष्य जिस प्रकार के चित्र देखेगा, जिस प्रकार के प्रकृति प्राकृतिक वातावरण को देखेगा, उसी प्रकार के तो चित्र बनाएगा। तो वो भारत में थे तो भारतीय परंपरा के चित्र बनाए। तो आप देख सकते हो किस प्रकार मुगल दरबार में चित्रकला का तात्पर्य है। प्रश्न नंबर 3, मुगल चित्रकला का विकास किसके समय हुआ था? तो मुगल चित्रकला का विकास हुआ था हुमायूं और अकबर। चित्र देख सकते हो हुमायूं और अकबर का, तो याद रख सकते हो हुमायूं और अकबर को। उत्तर है मुगल चित्रकला का प्रारंभिक विकास हुआ था हुमायूं के समय, और हुमायूं फारसी चित्रकारों को भारत लाया था। तो जो हुमायूं था भारत पर राज किया, उसके बाद में वह अपने भारत से चित्रकारों को लाया था भारत में। बाद में अकबर के समय इसका व्यापक विकास हुआ। तो अकबर ने इनको और ज़्यादा महत्व दे दिया चित्रों बनाने को और उन चित्रकारों को। तो इनका विकास हुआ हुमायूं और अकबर के समय में। अब मुगल चित्रकला किस प्रकार की थी? तो अकबर का मुगल चित्रकला में क्या योगदान था? जो अकबर था उसका मुगल चित्रकला में योगदान क्या रहा? तो उत्तर है अकबर ने चित्रकारों को राजकीय संरक्षण दिया। जो राजकीय संरक्षण दिया मतलब कि राज्य में रखा, और एक विशाल चित्रशाला स्थापित की। मतलब कि एक उनके लिए अलग ही चित्रशाला का धर्मशाला का निर्माण कराया। वहाँ पर सभी चित्रकार रहते थे, हर प्रकार के चित्रों का निर्माण करते थे। उसके समय में अनेक ग्रंथों सचित्र संस्करण तैयार हुए और मुगल चित्रकला ने व्यवस्थित रूप धारण किया। मतलब कि एक चित्रकला के लिए अलग ही धर्मशाला बना दी तो व्यवस्थित तो हो ही जाएगा। प्रश्न नंबर 11, मुगल चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो मुगल चित्रकला की क्या विशेषताएं पढ़ते हैं, जैसे कि उत्तर है सूक्ष्म एवं बारीक चित्रांकन। मतलब एकदम बारीक चित्र होता था और सूक्ष्म छोटे छोटे चित्र बनाए जाते थे। जैसे कि देख सकते हो आप छोटे छोटे चित्र, एकदम बारीक चित्र। दरबारी जीवन का चित्र, मतलब कि दरबार में किस प्रकार राजा बैठता है उसके बारे में चित्रण। युद्ध और शिकार के दृश्य, मतलब कि राजा किस प्रकार पशु पक्षियों का मतलब कि शिकार करता था उसके चित्र मिले हैं। सम्राटों एवं अमीरों के चित्र, जो अमीर लोग थे उनके चित्र मिले हैं। सो सम्राट लोग थे। प्रकृति और पशु पक्षियों के, आप पशु पक्षियों के चित्र देख सकते हो ऊपर किस प्रकार पशु पक्षियों के चित्र बने हुए हैं। फारसी एवं भारतीय कला का समन्वय हो तो सामान्य सी बात है, भारत में रह रहे हो तो भारत का चित्रांकन तो करेंगे ही मुगल भी। प्रश्न नंबर 12, मुगल चित्रकला के प्रमुख चित्रकारों के नाम लिखिए। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है। तो मीर सैयद अली, अब्दुल समद, दसवंत, बंसावन, मनोहर, अबुल हसन और उस्ताद मसूर आदि प्रमुख चित्रकार थे। इन चित्रकारों के 2-3 नाम याद रखना है, कोई 2 चित्रकार के नाम पूछे जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 1, वापिस मतलब कि शैल चित्रकला, जो टॉपिक अलग अलग है। शैल चित्रकला क्या है? तो शैल चित्रकला भारतीय चित्रकला की प्राचीनतम परंपराओं में से एक है। आपने ऊपर पढ़ा है कि शैल चित्रकला लगी पत्थरों पर। आदि मानव ने अपनी भावनाओं, अनुभवों और दैनिक जीवन को, घटनाओं को चट्टानों एवं गुफाओं को दीवारों पर चित्रित किया। मतलब कि अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करते थे उसको चित्र बनाए। जैसे कि आप देख सकते हो आग के चित्र बनाए, शिकार करते हुए के चित्र बनाए, हिरन के चित्र सबसे ज़्यादा बनाए। इन चित्रों में क्या क्या मिलता है? तो जो मुगल दरबार में चित्र बने तो उसमें क्या क्या मिलता है? तो इन चित्रों में शिकार, नृत्य, पशु पक्षी, मानव समूह और दैनिक जीवन के दृश्य मिलते हैं। लाल, गेरुआ, सफेद और अन्य प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है। तो लाल रंग, गेरुआ रंग, सफेद रंग के प्रयोग किया गया है। तो इस पर आप याद रख सकते हो। प्रश्न नंबर 3, प्रमुख विशेषताएं क्या थी इसकी? तो उत्तर है गुफाओं और चट्टानों पर चित्रांकन किया। गुफाओं और चट्टानों पर किया, हमने ऊपर पढ़ा है। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया। पशु पक्षियों की प्रधानता मिलती है इसमें। शिकार के दृश्य मिलते हैं। सामूहिक नृत्य एवं सामाजिक जीवन का चित्र इस प्रकार देख सकते हो आप, समूह में बनाकर चित्र नृत्य कर रहे हैं। सरल लेकिन प्रभावशाली श्रीकाएँ मिली है। चित्रों में गति और जीवंतता है। आप देख सकते हो किस प्रकार मतलब कूद रहे हैं, तो मतलब जीवंतता है इसमें। अब महत्व क्या है इसमें? तो महत्व होगा शैल चित्रकला में हमें आदि मानव के जीवन, आर्थिक गतिविधियों, सामाजिक संगठन, कलात्मक चेतना एवं जानकारी मिलती है। भीमबेटका इसके प्रमुख उदाहरण है, हमने ऊपर पढ़ा है। भीमबेटका की गुफाएं देख सकते हो आप किस प्रकार सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, महाराष्ट्र में स्थित है भीमबेटका की गुफा। जैसे कि आप देख सकते हो ये इस प्रकार बने हुए ये चित्र आपको बारीकी से दिख रहे होंगे। अब अजंता चित्रकला की क्या विशेषता है? अजंता चित्रकला की विशेषता क्या है? तो अजंता की गुफाएं भारतीय भित्ति चित्रकला की उत्कृष्ट उपलब्धियों में गिनी जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा चित्र बने हैं। आपको पता है 29 गुफाएं बनी हुई हैं। यहाँ की चित्रकला का संबंध मुख्यतः बौद्ध धर्म, जो बौद्ध धर्म था उस समय का, जातक कथाओं से है।
अजंता की कला का विकास लंबे काल में हुआ है और इसके महत्वपूर्ण चरण लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक देखे जा सकते हैं। आप देख सकते हो अजंता की गुफाओं में किस प्रकार के चित्र बने हुए हैं। तो आपको ये चित्र देख रहे हो अजंता की गुफाओं से ही बने हुए हैं इसमें मुख्य विशेषता क्या है? तो उत्तर है जातक कथाओं का चित्रण हुआ है। बुद्ध के जीवन से संबंधित है, मतलब कि बुद्ध की जो जीवन व्यतीत किस प्रकार करते थे, राज दरबार का है, स्त्री पुरुषों का है, सुंदर एवं लचीली रेखाओं का प्रयोग किया गया है, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है, चेहरे पर भावों की अभिव्यक्ति हुई है, किस प्रकार मनुष्य खुश रहता था और किस प्रकार दुखी रहता था। आप दुखी मनुष्य को भी देख पा रहे हो और एकदम जिस प्रकार प्रेम प्यार के चित्र मिले हैं। प्रकृति एवं पशु पक्षियों का चित्रण हुआ है। चित्रों में गति एवं जीवंतता है, अपने ऊपर भी पड़ा है। तो अजंता चित्रों में तात्कालीन धार्मिक विश्वासों के साथ साथ समाज, वेशभूषा, आभूषण, संगीत, नृत्य, जीवन पद्धति की जानकारी प्राप्त होती है। आप आभूषण देख सकते हो, पहनावा देख सकते हो, संगीत देख सकते हो, नृत्य देख सकते हो, किस प्रकार वो कृष्ण भगवान के रूप में नृत्य करते थे, मतलब कि उस समय जो नृत्य हो रहे हैं। अब पढ़ते हैं मुगल चित्रकला। तो मुगल चित्रकला की उत्पत्ति एवं विकास का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न 5 नंबर के अंक में पूछा जाता है। तो उत्तर है मुगल चित्रकला भारतीय और फारसी कला का परंपराओं के समृद्ध से विकसित हुई है। हुमायूं के समय फारसी चित्रकार मीर सैयद अली, जो हुमायूं था उसके समय था, जो महत्वपूर्ण चित्रकार था मीर सैयद अली, ये मुगल दरबार में जो हुमायूं बैठा हुआ है। और अब्दुल रसद भारत आए थे। अकबर ने इस परंपरा को व्यापक राजकीय संरक्षण दिया था। तो ये भारत में आए थे, दो चित्रकार थे हुमायूं के समय, याद रखना, मीर सैयद अली और अब्दुल सरसमद। अकबर ने इस पर इन दोनों चित्रकारों को संरक्षण दिया था, आपको याद रखना है। अब मुगल चित्रकला का विकास किस प्रकार हुआ और उसमें किस प्रकार के चित्र देखने को मिलते हैं, तो पढ़ते हैं अकबर के समय। तो अब अकबर का शासनकाल आपको पता होगा 1556 से 1605 ईस्वी, सबसे लंबा शासनकाल है मुगल सम्राट में। तो मुगल साम्राज्य का सबसे लंबा शासनकाल। तो चित्रकला का संस्थागत विकास हुआ इनके समय, अकबर के समय। ऐतिहासिक ग्रंथों एवं साहित्यिक कृतियों के सचित्र संस्करण हुए, जैसे कि देख सकते हो आप किस प्रकार के चित्र बने थे। जहांगीर के समय किस प्रकार का, 1605 से 1627 ईस्वी शासनकाल है इसका। चित्रकला में प्राकृतिकता, व्यक्तित्व चित्रण अधिक विकसित हुआ। पशु पक्षियों प्रकृति के चित्र विशेष रूप से प्रसिद्ध है। पशु पक्षियों के प्राकृतिक के, मतलब कि मनुष्य जैसा देखेगा वैसा चित्र बनाएगा। शाहजहाँ के समय, तो 1628 से 1658 ईस्वी का काल शाहजहाँ का है। चित्रकला में सजावटी दरबारी विषयों की प्रधानता बढ़ी है। मतलब कि किस प्रकार सजावटी और दरबारी विषय, मतलब किस प्रकार दरबार लगता था। अब औरंगजेब के समय, शाहजहाँ के समय ये ताजमहल देख सकते हो, जहांगीर, शाहजहाँ। औरंगजेब के समय 1658 से 1707 ईस्वी का समय कहलाता है। शाही संरक्षण में कमी आई, मतलब कि इनके समय शाही संरक्षण में कमी आई, जिसके कारण अनेक चित्रकार अन्य क्षेत्रीय दरबारों की ओर चले गए। मतलब कि इनके, आपको पता है औरंगजेब की नीति कौन सी थी, मतलब कि मंदिर तोड़ो, अलग अलग धर्म को अपना, मतलब अपने ही धर्म को बढ़ावा देना, दूसरों धर्म का बहिष्कार करना, उनकी असम्मान करना। तो इस प्रकार की उसकी धार्मिक नीति अच्छी नहीं थी औरंगजेब की। तो उसके समय तो साले जो चित्रकार थे वो अन्य दरबारों में चले गए। इससे राजस्थानी और पहाड़ी जैसी क्षेत्रीय चित्रकला शैलियों में को भी अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा मिला। मतलब कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा चित्र बने। फिर ये देख सकते हो राजस्थान में किस प्रकार चित्र बने। निष्कर्ष क्या निकला, तो मुगल चित्रकला ने भारतीय कला को नई ऊंचाई दी। मुगल ने, मतलब कि चित्रकारों को, जो पहले हुमायूं अकबर के समय था, इतने चित्र बने कि जिसकी कोई सीमा नहीं। भारतीय एवं फारसी कला का सुंदर समन्वय प्रस्तुत किया। फारसी जो कला का चित्रकार जो लाए थे, तो उन्होंने फारसी चित्र बनाए, जिससे भारतीय चित्रकला इतिहास की अमूल्य धरोहर बन गई। तो बहुत बड़ा संरक्षण मिला था उस समय, जो मुगल साम्राज्य था उस समय। अब आर्यभट्ट कौन थे, उनके बारे में पढ़ते हैं। प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट जी। तो 474 से 550 ईस्वी का काल है इनका। आर्यभट्ट कौन थे, तो आर्यभट्ट प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ थे, जो गणित के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, खगोल शास्त्री थे। उनकी प्रसिद्ध रचना है आर्यभट्टीय, जिसकी रचना 499 ईस्वी में आसपास मानी जाती है, खगोल भट्टीय की रचना। अब आर्यभट्ट के बारे में और पढ़ते हैं, जैसे कि 18 आर्यभट्ट की प्रमुख रचना कौन सी है, तो उत्तर है आर्यभट्ट की प्रमुख रचना है आर्यभट्टीय है। इसमें गणित, अंक गणित, बीज गणित, त्रिकोणीय मिति, जिसका आप परेशान रहते हैं, जिससे बहुत परेशान हुए थे, खगोल विज्ञान से संबंधित विषय मिलते हैं। तो आप देख सकते हो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन एक्स एक्स, ये देख सकते हो लंब, विकर्ण, कर्ण, गणित, अंक गणित। तो ये आर्यभट्ट जी का ही योगदान है इसमें। प्रश्न नंबर 19, आर्यभट्ट का गणित के क्षेत्र में क्या योगदान था, तो उत्तर है आर्यभट्ट ने गणित में पाई के मान, जो पाई का मान होता है उसके मान की व्याख्या की, जैसे कि 3.1416
त्रिकोणमिति गणना गणितीय प्रक्रियाओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है आर्यभट्ट जी ने। इन्होंने खगोलीय गणनाओं को गणितीय आधार दिया, मतलब खगोल में किस प्रकार होता है उसको गणितीय आकार दिया, मतलब गणित में किस प्रकार गणना की जा सकती है। प्रश्न नंबर 20, आर्यभट्ट को खगोल विज्ञान में क्या योगदान था? तो आर्यभट्ट ने पृथ्वी के अपनी दूरी पर घूमने की बात कही, मतलब कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इसके बारे में किसने बताया? आर्यभट्ट ने पृथ्वी के घूमने की बात कही। ग्रहों के वैज्ञानिक व्याख्या गणितीय गणना का, मतलब कि ग्रहण होता है, किस प्रकार ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ग्रहणों की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की है। उन्होंने खगोलीय घटनाओं की गणना के लिए गणित का प्रयोग किया है। अब गणित लगा ली उन्होंने, ग्रहण में भी किस प्रकार लगाई पता नहीं। अब प्रश्न नंबर 21, वराहमिहिर कौन थे? जो वराहमिहिर थे वह कौन थे? तो वराहमिहिर प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे, मतलब इसी प्रकार आर्यभट्ट की तरह ज्योतिषी और विद्वान थे। वह वे ज्योतिषी थे, गुप्तोत्तर काल के प्रमुख वैज्ञानिक विद्वानों में गिने जाते हैं। जो गुप्त समय था वहाँ के, उस समय के मतलब कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक माने जाते हैं। ये देख सकते हो, वराहमिहिर 6वीं शताब्दी के थे, प्रसिद्ध खगोल शास्त्री, ज्योतिषी और विद्वान, गुप्तोत्तर काल के प्रमुख वैज्ञानिक थे। अब प्रश्न नंबर 22, वराहमिहिर की प्रमुख रचनाएं कौन सी है? जो वराहमिहिर थे उनकी रचनाएं, तो बृहत संहिता, पंच सिद्धांतिका, बृहत तजात, बृहत संहिता, पंच सिद्धांतिका, बृहत जताज। आपको नाम अच्छे तरीके से याद रखने इन तीनों रचनाओं के, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है एकदम। अब प्रश्न नंबर 23, बृहत संहिता क्या है? तो बृहत संहिता वराहमिहिर की प्रसिद्ध रचना है। इसमें खगोल, मौसम, वास्तु, प्राकृतिक घटनाओं, कृषि, सामाजिक जीवन से संबंधित विषयों, विभिन्न विषयों का वर्णन मिला, मतलब कि प्राकृतिक चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है, मौसम के बारे में, वास्तुकला के बारे में, खगोल विज्ञान के बारे में, प्राकृतिक घटनाएं, भूकंप किस प्रकार आता है, किस प्रकार आ सकता है, कृषि, सामाजिक जीवन, समाज के बारे में जानकारी मिलती है बृहत संहिता में। अच्छे तरीके से याद रखना है इनको आप। 24 नंबर, चरक कौन थे? तो इसी प्रकार जो आर्यभट्ट की तरह ही थे चरक भी। तो चरक थे, चरक प्राचीन भारत के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे, जो आयुर्वेद के ज्ञाता थे। उन्हें आंतरिक चिकित्सा अर्थात काय चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए जाना जाता था। मतलब आयुर्वेद, जैसे बाबा रामदेव के बारे में आपने पढ़ा होगा, रामदेव अभी भी है जो किस प्रकार आयुर्वेद के ज्ञाता है, तो वो इसी प्रकार के थे। चरक प्राचीन भारत के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे, जो आयुर्वेद के बारे में पढ़ा है, जैसे किस प्रकार आयुर्वेदिक दवाई बनाई जाती थी। चरक कल्पित 1000 ईस्वी पूर्व से 50 ईस्वी पूर्व। अब 25 नंबर प्रश्न, चरक की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो उत्तर है, चरक से संबंधित प्रमुख ग्रंथ है चरक संहिता। यह आयुर्वेद के महत्वपूर्ण ग्रंथों में ऐसे एक है, मतलब कि आयुर्वेद के ज्ञाता थे, तो आयुर्वेद के बारे में जानकारी लिखे, किसमें लिखी? इन्हीं के नाम पर चरक संहिता, आयुर्वेद का मुख्य ग्रंथ, चिकित्सा विज्ञान का आधार, रोगों के उपचार का विस्तृत वर्णन किया गया है इनके प्रमुख ग्रंथ में। प्रश्न नंबर 26, चरक का चिकित्सा विज्ञान में क्या योगदान था? तो उत्तर है, चरक ने रोगों के कारण, निदान, उपचार, आहार विहार तथा औषधियों पर विस्तार से विचार किया। उस समय को डॉक्टर तो थे नहीं, तो आयुर्वेदिक दवाइयों से भी काम चलाना पड़ता था। अब उसमें निदान किस प्रकार किया जाए, उपचार किस प्रकार किया जाए, क्या खाना पीना, क्या रहन सहन, मतलब किस प्रकार औषधियों का प्रयोग किया जाए। उन्होंने रोगी के शरीर और जीवन पद्धति को ध्यान में रखकर चिकित्सा पर बल दिया। इस प्रकार देख सकते हो किस प्रकार आयुर्वेदिक दवाई बनाई जा रही है, रोगी के जीवन की पद्धति पर ध्यान दिया, आहार विहार पर जोर दिया कि किस प्रकार का आहार लेना चाहिए एक, मतलब कि जो रोगी व्यक्ति है उसको। प्रश्न नंबर 27, सुश्रुत कौन थे? अब उत्तर है, सुश्रुत प्राचीन भारत के महान शल्य चिकित्सक थे, ये भी एक चिकित्सक थे। उन्हें भारतीय शल्य चिकित्सा परंपरा के प्रमुख आचार्यों में माना गया है। तो सुश्रुत भी लगभग 6वीं शताब्दी के ईसा पूर्व थे, शल्य चिकित्सा के महान आचार्य थे। 100 से अधिक शल्य क्रियाएं का वर्णन किया है। चिकित्सा विज्ञान में अमूल्य योगदान है इनका भी, सुश्रुत का। तो समग्र संदर्भ क्या निकला? संदेश, चरक और सुश्रुत ने आयुर्वेद और शल्य चिकित्सा को विश्व में नई पहचान दिलाई थी। दोनों ने चिकित्सा में बहुत बड़ी योगदान दिया। अब प्राचीन भारत के महान चिकित्सक और चरक और सुश्रुत के बारे में और पढ़ते हैं, जैसे कि चरक कौन थे? हमने ये स्लाइड ऊपर पढ़ ली है, ये रिपीट हो गई है। तो नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर नेक्स्ट 37 नंबर, सुश्रुत के चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा में योगदान का वर्णन। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है 90%। उत्तर है, सुश्रुत प्राचीन भारत के प्रसिद्ध चक शल्य चिकित्सक थे, मतलब कि याद रख सकते हो, सुश्रुत यानी चिकित्सक, शल्य चिकित्सक थे। उनकी प्रसिद्ध रचना सुश्रुत संहिता, इन्हीं के नाम पर थी सुश्रुत संहिता। किस प्रकार इलाज कर रहे हैं, मतलब कि इन्होंने उस समय वैदिक विद्या से अपने, मतलब कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाई। सुश्रुत शल्य चिकित्सा को व्यवस्थित रूप देने का प्रयास किया। इन्होंने विभिन्न शल्य उपकरणों, शल्य प्रक्रियाओं, शरीर रचना, घावों और उपचारों का वर्णन किया। मतलब किस प्रकार यदि कोई, मतलब कि कोई घाव पड़ जाए शरीर पर,
कोई शिकार खेलते समय गिर जाए, उस समय चोट लग जाए तो किस प्रकार उसका उपचार किया जाए उसके बारे में बताया है। अब प्रमुख योगदान क्या है, शल्य चिकित्सा का व्यवस्थित अध्ययन क्या है, शल्य उपकरणों का वर्णन क्या है, किस प्रकार उपकरण यूज किए जाने चाहिए, शरीर रचना का अध्ययन, घावों के उपचार की विधियाँ, जैसे कि शल्य उपकरण है शस्त्र, सुई, कैंची, आर्ग में उस समय भी पत्थरों से मतलब बड़ी कठोर वस्तुओं से बना लेते थे। सुश्रुत संहिता में क्या मिलता है, शल्य चिकित्सा ये पर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, लगभग इसमें 600 श्लोक लिखे हुए हैं सुश्रुत संहिता में। 100 से अधिक शल्य क्रियाओं का वर्णन है सुश्रुत संहिता में। अब व्यवहारिक योगदान क्या था, विभिन्न शल्य प्रक्रियाओं का वर्णन है, किस प्रकार उपचार करना चाहिए, पुनर्निर्माण तथा शल्य चिकित्सा की परंपरा है, चिकित्सा में प्रशिक्षण एवं व्यवहारिक ज्ञान, उल्लेखनीय कार्य क्या है, मोती बिंदु चक्कू का सफल ऑपरेशन, उन्होंने उस समय आंखों के बारे में बता लिया था किस प्रकार मोती बिंदु का ऑपरेशन होता है। नाक की पुनर्निर्माण शल्य चिकित्सा के बारे में बताया, घावों, हड्डियों और भागों के उपचार की विधियों के बारे में बताया। इस प्रकार ये लोगों को बता रहे हैं किस प्रकार प्रथम महान आचार्य माने जाते हैं सुश्रुत भारतीय चिकित्सा के। तो महत्व क्या है, सुश्रुत को योगदान भारतीय चिकित्सा इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे भारतीय शल्य चिकित्सा परंपरा के प्रमुख आचार्यों में गिने जाते हैं। इनकी रचना आज भी आयुर्वेद शल्य चिकित्सा के अध्ययन में अमूल्य मानी जाती है। अब प्रश्न नंबर, वराहमिहिर कौन थे, वराहमिहिर के विज्ञान एवं संस्कृति में योगदान क्या रहा। अब वराहमिहिर कौन थे, वराहमिहिर प्राचीन भारत के प्रमुख खगोल शास्त्री थे, ज्योतिषी थे, विद्वान थे। वे गुप्तोत्तर काल के प्रमुख वैज्ञानिक विद्वानों में गिने जाते हैं। वराहमिहिर भी एक वैज्ञानिक थे जिनकी प्रमुख रचना है बृहद संहिता, अपने ऊपर पढ़ा है। इनका बड़ा प्रश्न देख रहे हैं, जैसे कि पंच सिद्धांति का बृहद जत्ताक हमने ऊपर पढ़ा है बृहद संहिता, जिसमें मौसम यह भी योगदान क्या है, खगोल घटनाओं का अध्ययन किया था इनके समय, ग्रहों एवं नक्षत्रों का अध्ययन हुआ था, मौसम और वर्षा से संबंधित विचार मतलब किए गए थे, प्राकृतिक घटनाओं का वर्णन मिलता था, वास्तु संबंधी जानकारी मिलती, कृषि और पर्यावरण से संबंधित विषय। कितने बड़े महान वैज्ञानिक रहे होंगे जिन्होंने इतने समय पूर्व ना कोई साधन थे उस समय भी वर्षा के बारे में जानकारी बताई। खगोल विज्ञान किस प्रकार पृथ्वी के बारे में, ग्रहों एवं नक्षत्रों के अध्ययन के बारे में इन्होंने जानकारी दी थी। मौसम एवं वर्षा संबंधी विचार दिए, वास्तु संबंधी जानकारी दी, किस प्रकार मतलब घर मंदिर बनाए जाने चाहिए, प्राकृतिक घटनाओं का वर्णन किया, किस प्रकार भूकंप, बाढ़ आ सकती है, कृषि एवं किस प्रकार कृषि की जानी चाहिए, सामाजिक जीवन समाज से किस प्रकार जुड़ा रहना चाहिए, इस प्रकार की जानकारी दी। योगदान, खगोलीय घटनाओं का अध्ययन, ग्रहों नक्षत्रों का अध्ययन, मौसम वर्षा से संबंधित जानकारी अपने ऊपर पढ़ लिया है, देख सकते हो चित्र में भी बड़े आसानी से। अब महत्व, वराहमिहिर की रचनाएं विज्ञान, साहित्य, वास्तु, कृषि और सामाजिक जीवन की समग्र जानकारी प्रदान करती है। इस प्रकार वराहमिहिर भारतीय ज्ञान परंपरा के बहुमुखी विद्वान वैज्ञानिक थे। अब लास्ट स्लाइड है, चरक के बारे में पढ़ेंगे। तो चरक जो के आयुर्वेद के योगदान में क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही, तो भारतीय चिकित्सा विज्ञान के महान आचार्य रहे चरक जी। चरक कौन थे, सबसे पहले चलते हैं। तो चरक प्राचीन भारत के महान आयुर्वेदाचार्य थे। इन उनसे संबंधित चरक संहिता आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथों में मानी जाती है। इनके नाम पर ही थी चरक संहिता। तो मुख्य योगदान रहा है, रोगों के कारणों का अध्ययन किया है, किस प्रकार रोग होता है, उनका निदान किस प्रकार किया जाना चाहिए, औषधियों का प्रयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए, आहार एवं स्वास्थ्य पर बल दिया, किस प्रकार का खाना खाना चाहिए रोगी व्यक्ति को, रोगी की शारीरिक स्थिति के अनुसार उपचार करना चाहिए, किस प्रकार उसका उपचार कितना डोज देना चाहिए, आज के समय में जो डॉक्टर करता है उसी प्रकार किया। शरीर एवं मन के स्वास्थ्य के संबंध में ध्यान दिया। अब कार्य चिकित्सा पर विशेष बल किस प्रकार दिया, चरक ने मुख्य रूप से कार्य चिकित्सा, आंतरिक चिकित्सा पर बल दिया, औषधि पर बल दिया। चरक संहिता देख सकते हो, ग्रंथ इनका है। रोग के कारणों की पहचान किस प्रकार करना, सही निदान किस प्रकार करना, उचित औषधि का चयन किस प्रकार करना, संतुलित आहार विहार का प्रयोग करना, इस प्रकार की जानकारी दी है आयुर्वेदिक में। मतलब कि मानो उस समय जो डॉक्टर तो कोई था नहीं, तो आयुर्वेदिक दवाइयों से काम चलता था। तो प्रमुख विचार थे वात, पित्त, कफ आदि दोषों का वर्णन। आज जो गले में कफ हो जाता है उसके बारे में जानकारी मिलती है। रोगों की रोकथाम पर जोर दिया, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, इनका मानना है। जब मनुष्य का स्वास्थ्य ठीक होगा तो वह पूर्ण रूप से ठीक होगा। चिकित्सा में नैतिकता एवं करुणा का महत्व। अब महत्व, चरक की चिकित्सा संबंधी परंपरा भारतीय आयुर्वेद के विकास की महत्वपूर्ण आधारशिला है। अब संपत्ति प्रभाव क्या हुआ, भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद को वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित रूप मिला। इन्होंने जो पहले बातें बताई थी वो आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है, बहुत ही काम की चीजें थी। आज भी चरक संहिता आयुर्वेद को आज भी चरक संहिता आयुर्वेद को
प्रमुख और महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इस प्रकार आपकी पूरी यूनिट, पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न थे कंप्लीट हो चुके हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।